बच्चों, कक्षा 12 की जीव विज्ञान की इस कक्षा में मैं पवन कुमार त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब लोग जैव विविधता एवं संरक्षण अध्याय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग जैव विविधता क्या है, इसकी संकल्पना, जैव विविधता के विभिन्न स्तरों के बारे में, जैव विविधता के प्रतिरूप क्या क्या होते हैं, जैव विविधता का पारिस्थितिक तंत्र में क्या महत्व होता है, जैव विविधता के संरक्षण की क्या विधियाँ होती हैं, हमारे जो प्रकृति है इसमें कौन सी संकटग्रस्त जातियां हैं और इनके बचाने के लिए हम लोगों ने क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, आज इन सब चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाएगा। बच्चों, जैव विविधता क्या है? हम लोग जब भी कभी आप लोग घर से निकलते हो, बाहर देखते हो तो आप लोग को भांति भांति के पौधे दिखाई पड़ते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव दिखाई पड़ते हैं। उन जीवों को हम लोगों को देख के आश्चर्य भी होता है, खुशी भी होती है कि प्रकृति ने किस प्रकार से विभिन्न तरीके के जीवों की संरचना को निर्मित किया है, कैसे किया होगा। अगर किसी फूल को देखते हैं तो एक बार सोचना पड़ता है कि प्रकृति ने इतनी अच्छी कलाकृतियों का निर्माण कैसे किया है। इन सभी जो विविधताएं हैं जो प्रकृति में पाई जाती हैं, इसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता जैसे उसके नाम से ही परिलक्षित होता है कि जीवों में पाई जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं, जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। जो इस जैव विविधता के बारे में यह जो आणविक स्तर से शुरू होती है और ये जीनी स्तर पर भी पाई जा सकती है, ये जातीय स्तर पर भी पाई जाती है, ये समूहों में भी पाई जा सकती है। हमारी जो जैव विविधता है, इसका अगर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब प्रकृति जो इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक लगभग 2.7 अरब वर्ष बीत चुके हैं और इन वर्षों में हमने ये देखा है कि प्रकृति में लगभग लाखों प्रकार की प्रजातियां उत्पन्न हुई हैं। बहुत सी प्रजातियां लुप्त भी हो गई हैं, किंतु आज जिन प्रजातियों की हम लोग पहचान कर पाए हैं, उनकी संख्या लगभग 15 लाख के आसपास है। विभिन्न प्रकार की ये जो प्रजातियां पाई जाती हैं, इनमें इसी चीज का जो अध्ययन है, ये जो विविधता पाई जाती है, इसी को ही हम जैव विविधता कहते हैं। एडवर्ड विल्सन, जो जैव विविधता के पिता भी कहा जाता है, इन्होंने सन 1992 में जैव विविधता के बारे में बताया कि जैविक संगठन के विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। रोजन, हालांकि रोजन ने हम आप बताएं यहाँ पर कि रोजन ने जो जैव विविधता शब्द है, इसकी व्याख्या है, ये सन 1985 में इसके पहले ही कर दी थी। एडवर्ड विल्सन से पहले भी डार्विन ने भी जैव विविधता को भली भांति से बताया है। डार्विन ने अपने विश्व सर्वे के दौरान पूरे विश्व का भ्रमण किया और पूरे विश्व के भ्रमण के दौरान जैव विविधता को संग्रहित किया और संग्रहित करने के बाद पूरे विश्व की जैव विविधता को इकट्ठा करके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए, जिनका अध्ययन हम लोग जैव विकास के अध्याय में कर चुके हैं। डार्विन ने तथा ओपेरिन ने अपने सिद्धांतों में स्पष्ट किया है कि पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, विषाणु से लेकर के जीवाणु के बाद जीवाणु 2 भागों में विभाजित होते हैं। एक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं और एक जो पूर्व में पाए जाते थे, जो परपोषी प्रकार के जीवाणु होते हैं। जो स्वपोषी जीवाणु थे, उनसे पादप युग की शुरुआत होती है। आगे चलकर वे पादप के रूप में विकसित होते हैं और धीरे धीरे चल करके पादपों से शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी पौधे तथा आवृतबीजी पौधों की उत्पत्ति होती है। पौधों के बाद यदि हम जंतुओं की बात करते हैं, तो जंतुओं में सूक्ष्म एक कोशिकीय प्रोटोजोआ से शुरुआत होती है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा समुदाय के जंतु, एस्केहेलमिन्थिस, निमेटेहेलमिन्थिस, निमेटोडा, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा तथा कार्डेटा तक हम पहुँचते हैं। हम इस जीव जगत में जाते हैं कि इस जैव विविधता की दृष्टि से आर्थ्रोपोडा संघ जो हमारा है, वो सबसे बड़ा संघ है, जिसमें लाखों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। और कार्डेटा हमारा सबसे उच्च वर्ग है, जिसमें हम लोग मनुष्य पाया जाता है। मनुष्य यहाँ पर इसमें पाया गया है। बच्चों, ये जैव विविधता की बात हम लोगों ने कर ली कि जैव विविधता कैसी है, जैव विविधता की परिभाषा क्या है। अब हम आगे बात करते हैं कि जैव विविधता के स्तर क्या क्या होते हैं, जैव विविधता किन किन स्तरों के रूप में पाई जाती है। बच्चों, सामान्य रूप से यदि हम बात करते हैं तो जैव विविधता के 3 प्रमुख स्तर दिखाए गए हैं। एक पहली जो विविधता होती है, इसको हम लोग कहते हैं आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता का तात्पर्य है ऐसी विविधता, ऐसी जैव विविधता जो
जीन आनुवंशिक स्तर पर पाई जाती है। आनुवंशिक स्तर का तात्पर्य है कि मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली कोशिकीय स्तर, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र में जो जीन्स उपस्थित होते हैं, जब कोई विभिन्नता जीन्स के स्तर पर पाई जाती है तो ऐसी विभिन्नता आनुवंशिक विभिन्नता कहलाती है। यह हमारे शरीर में या किसी भी जीव जाति के शरीर में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों में सूक्ष्म अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं होती हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि जैसे भारत में धान की फसल होती है, प्रत्येक धान से चावल होता है, किंतु उस धान के लगभग 50,000 प्रजातियां केवल भारत में पाई जाती हैं, जो बताती है कि किस तरीके से एक सूक्ष्म अंतर के द्वारा कितनी अधिक प्रजातियों की उत्पत्ति हो जाती है। भारत में आम की 1000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो भी जैव विविधता को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट करती हैं। नंबर 2 पे आती है जातीय विविधता। जब विविधता जातीय स्तर पर पाई जाती है तो इसे हम जातीय विविधता के नाम से जानते हैं। जातीय विविधता का मतलब जो होती है ये एक समूह के रूप में पाई जाती है, और इसको हम लोग इस तरीके से, ये विभिन्न, जैसे इसका एक उदाहरण हम लोग लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग के आसपास बहुत सी गायें पाई जाती हैं और उन गायों में आपस में रिप्रोडक्शन के द्वारा, संकरण के द्वारा जो उनकी संतानें उत्पन्न होती हैं, उनमें एक अलग प्रकार की भिन्नता पाई जाती है जो कि जातीय स्तर पर होती है। इस प्रकार की भिन्नता को हम लोग जातीय विविधता कहते हैं। यह यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि अगर हम प्रकृति में देखें तो प्रकृति में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र होता है, पश्चिमी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र की विविधता, जातीय विविधता अधिक पाई जाती है, या वर्षावनों की काफ़ी अधिकता होती है, जो कि वहाँ पर उसमें उपस्थित जो प्रकृति का जो वातावरण है उसमें अंतर के कारण उत्पन्न होती है। नंबर 3 पे आती है पारिस्थितिक विविधता। पारिस्थितिक विविधता का तात्पर्य होता है कि जब कोई विविधता पारिस्थितिक तंत्र में अंतर के कारण उत्पन्न होती है। पारिस्थितिक तंत्र जिसका भी अध्ययन हम लोग पूर्व अध्याय में कर चुके हैं, पारिस्थितिक तंत्र में हमने उसका अध्ययन किया है। इसमें यह बताया गया है कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं, एक जैवीय घटक होते हैं और एक अजैवीय घटक होते हैं। जब किसी जैवीय घटक या अजैवीय घटक, इनमें कुछ परिवर्तन के कारण जब पारिस्थितिक तंत्र में कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, इसके कारण जो वहाँ उस क्षेत्र में निवास करने वाली जो वनस्पति होती है या जंतु जातियां होती हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की विविधताएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए ऐसी विभिन्नता को हम लोग पारिस्थितिक विविधता के नाम से जानते हैं, जो कि मुख्य रूप से केवल पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर होती है। बच्चों, जो हमारा अगला इसका टॉपिक है पृथ्वी पर जैव विविधता। हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि पृथ्वी पर जैव विविधता कितनी पाई जाती है, जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया है। हालांकि हम लोग अगर बात करते हैं तो जैव विविधता तो इतनी अधिक है जिसके अभी हम लोग 20 से 25% भाग का भी पूरी तरीके से अध्ययन नहीं कर पाए हैं। केवल जो शोध बता रहे हैं, जो आधुनिक शोध 2005 की जो रिसर्चेज आई हैं, उनके आधार पर भी ये बताया गया है कि अभी हम लोग केवल 22% जीव जातियों की ही पहचान कर पाए हैं, जिनकी संख्या लगभग 15 लाख है। IUCN ने 2004 में बताया है कि 15 लाख से अधिक जीव जातियाँ हैं इस धरती पर जिनकी हम लोग पहचान कर पाए हैं। हालांकि इनकी पाई जाने के वालों जो जीव जातियाँ पाई जाती हैं, इनकी संख्या करोड़ों के पार जाती है। ठीक है, इसमें जो 15 लाख प्रजातियों की जिनकी हमने पहचान करी है, इसमें 70% जंतु हैं तथा 22% पादप जातियां आती हैं। हमारे रॉबर्ट मेयो जो इस जैव विविधता के प्रमुख शोधकर्ता माने जाते हैं, इन्होंने भी अभी तक जो अपने रिसर्च पेपर्स प्रस्तुत किए हैं, इन्होंने बताया है कि पृथ्वी पर अभी तक केवल 22% जीव जातियों की ही पहचान हो पाई है। हम अगर यहाँ पर पाए जाने वाले जीवों की बात करते हैं तो हम जंतुओं की बात करते हैं, तो जंतुओं में हम देखते हैं कि जंतुओं को हम लोग 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक अकशेरुकी जंतु हैं और दूसरे हैं कशेरुकी जंतु। अकशेरुकी जंतु जिन्हें नॉन कॉर्डेट्स भी कहते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि इनकी संख्या बहुत अधिक है लगभग, और इस अकशेरुकी जंतुओं में जो 70% भाग होता है ये कीटों का है, तथा जो शेष भाग में आते हैं मोलस्कन्स, एनिलिडन्स, प्रोटोजोआ, ये जो सभी होते हैं ये 30% में सब आते हैं। जो कॉर्डेटा की संख्या है, कॉर्डेटा समुदाय में हम लोगों ने बहुत कम, लगभग 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में प्रजातियों की
पहचान अभी तक हो पाई है, जिसमें सबसे बड़ा वर्ग मत्स्य वर्ग का आता है। मत्स्य वर्ग है, स्तनधारी है, पक्षी है। यहाँ पर हम लोग नॉन कॉर्डेट्स में यदि बात करते हैं तो आप इससे आश्चर्यचकित होंगे कि प्रकृति में हम लोग जिस चींटी को देखते हैं तो लगभग ये जो चींटी होती है इसकी लगभग 20,000 प्रजातियाँ चींटियों की ज्ञात हो चुकी हैं, जिनकी पहचान हो पाई है आज तक। हम अगर यहाँ पर एक जो बीटल पाया जाता है, जो छोटा सा कीड़ा होता है, उस बीटल की लगभग 3 लाख प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है। बच्चों, जो अगला इसका टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, जैव विविधता के प्रतिरूप क्या क्या हैं। बच्चों, जो ये जैव विविधता होती है, हमारी धरती पर जो जैव विविधता पाई जा रही है, ये 2 रूपों में पाई जाती है। एक अक्षांशीय प्रवणता है और दूसरी तुंगी प्रवणता है। जो अक्षांशीय प्रवणता होती है, अक्षांशीय जो प्रवणता होती है, यह इसका तात्पर्य है कि जो हमारी भूमध्य रेखा का क्षेत्र होता है, भूमध्य रेखा पर जो जैव विविधता होती है ये सर्वाधिक होती है। हमारा जो ये भूमध्य रेखा का क्षेत्र होता है, ये देखिए इस चित्र में हमने एक मोटी लाइन के लाल रेखा के द्वारा ये प्रदर्शित किया है। ये जो लाल रेखा होती है, ये जिसने विभाजित करती है, ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, जो कि भारत के नीचे से और अमेरिका की जो अमेजन घाटी तथा अफ्रीका के से होकर के गुजरती हुई दिखाई दे रही है। ये माना जाता है कि 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र होता है वो जैव विविधता के लिए सबसे अधिक समृद्धशाली क्षेत्र होता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं, ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, जैव विविधता कम होती जाती है। भारत का जो कर्क रेखा जिसको हम कहते हैं, जो 23 डिग्री नॉर्थ की जो कर्क रेखा है, जो भारत के मध्य भाग से लगभग होकर के गुजरती है, यहाँ पर भी जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। और इसी का प्रभाव है कि भारत में लगभग 45,000 प्रकार की जंतु जातियाँ तथा लगभग 90,000 प्रकार की पादप जातियों का पाया जाना इसका एक प्रमुख प्रमाण है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से, भारत जैव विविधता की दृष्टि से कितना समृद्धशाली देश है। अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका भी जैव विविधता की दृष्टि से बहुत अधिक समृद्धशाली देश है, पर सबसे अधिक समृद्धशाली देश की यदि बात करते हैं विश्व में तो वो अब अमेरिका की जो हमारा जो दक्षिण अमेरिका है, उसका जो अमेजन घाटी होती है, अमेजन घाटी जो है वहाँ पर इस दृष्टि से सबसे समृद्धशाली क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग 40,000 प्रकार के पादप, 5,500 प्रकार के कशेरुकी जंतु तथा लगभग 1,25,000 प्रकार के अकशेरुकी जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग जो इसमें एक प्रश्न उठता है, जो एक प्रश्न आपको दिखाया गया है कि ऐसा क्यों होता है कि भूमध्य रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक होती है जबकि जो अन्य क्षेत्र होते हैं उसमें इसकी मात्रा कम हो जाती है। देखिए, इसका उत्तर मुख्य से हम लोग देखते हैं कि जो हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, या यूं कहें कि जब हम लोग ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पर हिमनद की संभावना बहुत अधिक होती है। वहाँ पर विविधता पाई जाती है, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जीव जातियाँ पाई जाती हैं, किंतु हिमनद होने के कारण उनका नष्ट होना भी बड़ी तेज़ी के साथ होता रहता है, वे नष्ट होती रहती हैं, जिस कारण से जो जैव विविधता है वो वहाँ की लुप्त उत्पन्न होने के बाद भी लुप्त हो जाती है। जो कि और ये जो हिमनद होता है, ये जो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसी कोई संभावना नहीं होती है हिमनद की, इसलिए यहाँ पर जो जैव विविधता है वो एक समृद्धशाली जैव विविधता के रूप में परिलक्षित होती है। दूसरा जो प्रमुख कारण होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का, यहाँ का वातावरण अपरिवर्तित रहता है, तो यहाँ पर पाई जाने वाली जो जीव जातियाँ होती हैं वे काफ़ी अधिक हो जाती हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीव सामान्य वातावरण में रहने के लिए ज़्यादा से वो होता है, उसका फेवर करता है, और जहाँ पे वातावरण अपरिवर्तित होता है वहाँ पर अधिक प्रकार की जीव जातियाँ निवास करती हैं, रहती हैं। सौर ऊर्जा की अधिकता नंबर तीसरा पॉइंट है। सौर ऊर्जा की अधिकता के कारण यहाँ पर पौधे बहुत अच्छी तरीके से वृद्धि करते हैं। पौधे जब बहुत अच्छी तरीके से वृद्धि करते हैं तो उन पर निर्भर रहने वाली जंतु जातियाँ की जो संख्या होती है वो भी काफ़ी अधिक होती है, जिस कारण से यहाँ पर जैव विविधता का जो प्रतिशत होता है वह काफ़ी अधिक होता है। यही इस प्रश्न का सामान्य रूप से उत्तर होगा। दूसरा भी हम बात कर रहे थे इसके बाद, जैसे शुरुआत में बताया था कि जो 2 प्रवणताएं पाई जाती है, एक अक्षीय प्रवणता थी, एक अक्षांशीय प्रवणता थी, और दूसरी जो थी वो तुंगी प्रवणता थी। जो तुंगी प्रवणता होती है, ये जो है इसका तात्पर्य होता है कि जब हम पर्वतों पर
पर्वतों की ओर चलते हैं, समुद्र तल से जब हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो जैव विविधता है उसका जो प्रतिशत होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, जैव विविधता कम होती जाती है प्रति 1000 मीटर चलने पर। इसका प्रमुख कारण ये होता है कि जब हम लोग प्रत्येक एक ऊंचाई पर 1000 मीटर की ऊंचाई चढ़ते हैं तो तापमान में लगभग 6.5 डिग्री की कमी आ जाती है। जो ये कमी होती है ये धीरे धीरे ऊपर की ओर चलने पर निरंतर होती रहती है और इस कमी के कारण वहाँ पर जो पाई जाने वाली जीव जातियाँ हैं उनकी संख्या निरंतर कम होती जाती है। यही कारण है कि पर्वतों पर वनस्पति पाई तो जाती हैं पर उसमें विविधता बहुत अधिक नहीं होती है। अगर वहाँ पर कोई वनस्पति पाई जा रही है तो बहुत दूर तक वहाँ की जो उस वातावरण में जीने योग्य जो उसके अनुकूल हैं वही वनस्पतियाँ वहाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने इसकी तुंगी प्रवणता का भी अध्ययन किया। बच्चों, अब हम यहाँ पर जैव विविधता की बार बार बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ देखना होगा कि जो हम प्रकृति की बात करते हैं तो पारिस्थितिक तंत्र की अगर बात ना करें तो ये अधूरा सा लगता है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र और यहाँ पर निवास करने वाली जीव जातियाँ सब एक दूसरे से संबंधित होती हैं। ये एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करती रहती हैं, अन्योन्य क्रियाओं के फलस्वरूप ही जीव जातियों की उत्पत्ति होती रहती है। बच्चों, जब जैव विविधता का पारिस्थितिक तंत्र में महत्व की बात की जाती है तो हम देखते हैं कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र होता है इसका जो जैवीय विविधता है, जाति विविधता है, इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है इसका जो निर्माण होता है हमारे दो घटकों, जैसे पूर्व में बताया कि ये दो घटकों से मिलकर के बना होता है। मुख्य रूप से जैविक घटक जिसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक आते हैं। तीसरा जो उसका दूसरा भाग होता है उसके अंतर्गत अजैविक घटक आते हैं और अजैविक घटकों के अंतर्गत हम बात करते हैं जिसमें मुख्य रूप से वातावरणीय जो प्रभाव होते हैं, जैसे प्रकाश का प्रभाव, वहाँ की वनस्पति पर, वहाँ की जंतु जातियों पर प्रकाश का क्या प्रभाव होता है, वर्षा का क्या प्रभाव होता है, वहाँ की मिट्टी का क्या प्रभाव होता है, वहाँ पे चलने वाली हवाएं कैसी हैं, उस हवा का क्या प्रभाव होता है, वहाँ पर पाए जाने वाले जो जल संसाधन के स्रोत होते हैं उनका क्या प्रभाव होता है। इन सब का जो प्रभाव होता है इसका हम अध्ययन, इस पारिस्थितिक जाति विविधता है इस पर प्रभाव पड़ता है। हम अगर जैविक घटकों की बात करते हैं तो जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किसी पौधे की बात करते हैं, किसी पौधे के ऊपर बहुत से जीव निवास करते हैं। अगर वो पौधा किसी कारण से वहाँ पर सूख जाता है, मान लें वो पौधा कहीं रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है और वहाँ पर उस पौधे के ऊपर बहुत सी जीव जातियाँ निवास करती हैं और एक समय मानते हैं कि अगर किसी कारण से वो पौधा सूख जाता है तो उससे क्या होगा, उस पर निवास करने वाली जितनी प्रजातियाँ होती हैं उनके अस्तित्व पर भी एक खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो जैव विविधता होती है ये पारिस्थितिक तंत्र से सीधे संबंधित होती है, बिना इसके संभव नहीं है। इसमें डेविड टिलमैन का जो सिद्धांत है, इन्होंने बताया कि जैव विविधता में जो वृद्धि होती है ये पारिस्थितिक तंत्र को स्थिरता देती है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। ये बात इन्होंने बताई। हम लोगों ने आनुवंशिकता में भी ये बात पढ़ा है कि जब हेटेरोसिस और हाइब्रिड विगर होता है तो उससे उत्पादकता में वृद्धि होती है, अर्थात जब समयुग्मी कोई चीज़ समयुग्मक से उत्पन्न की जाती है तो वहाँ पर उत्पादकता में धीरे धीरे कमी आती जाती है। किंतु वही प्रजातियाँ जब हम लोग विभिन्न प्रजातियों के आपस में संयुग्मन के पश्चात उत्पन्न करते हैं, इससे उनके विगर में वृद्धि हो जाती है, उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है, जिसे हम लोग आनुवंशिकता में हाइब्रिड विगर के नाम से, जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया, हिंदी में संकरोच कहते हैं। बच्चों, इसको देख के भी यहाँ पर भी एक प्रश्न उठता है, यदि लगातार जीव जातियों की संख्या में कमी होती जाए तो मनुष्य जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों, यदि लगातार संख्या में कमी होती जाती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस संबंध में स्टैनफोर्ड के जो इकोलॉजिस्ट हैं पाल एहरलिख रिबेट, इन्होंने रिबेट पोपर परिकल्पना को प्रस्तुत किया। इन्होंने इस परिकल्पना को अपना समझाने के लिए एक वायुयान का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि इन्होंने वायुयान की तुलना एक पारिस्थितिक तंत्र से की और वायुयान को जिस चीज़ से जोड़ा जाता है या वायुयान में लगे हुए जो रिबेट्स होते हैं जिनके द्वारा वायुयान के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ा जाता है, उन्होंने बताया कि उसकी तुलना उन्होंने जीव जातियों से की। रिबेट यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, रिबेट एक नया शब्द आया है कि रिबेट क्या होता है, तो आप इसको सामान्य भाषा में हम लोग एक जो यूज़ करते हैं शब्द का प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग रिपीट कहते हैं, जिसके द्वारा रिपीट के द्वारा जैसे विभिन्न भागों को जोड़ा जाता है, उसी तरीके से उन्होंने बताया वायुयान के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए जो रिबेट का प्रयोग किया जाता है। तो अगर
वायुयान में बैठे हुए यात्री एक एक रिबेट को लेकर के बाहर निकलते जाते हैं। अगर निकलते जाते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे वायुयान में के जो विभिन्न भाग हैं वो धीरे धीरे उससे अलग होते जाएंगे और उसकी सुरक्षा कमजोर होती जाएगी। एक स्थिति ऐसी आती, धीरे धीरे वायुयान की सुरक्षा बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि अगर जो वहाँ पे बैठे यात्री थे उन्होंने उसके अंदर के अप्रयोगी भागों के रिबेट को हटाया तो वायुयान की सुरक्षा देर में प्रभावित होती है, किंतु यदि शुरुआत में ही किसी ने वायुयान के पंख के साथ पाया जाने वाला रिबेट को हटा दिया तो वायुयान की सुरक्षा तुरंत प्रभावित हो जाती है। ये स्पष्ट करता है कि जो वायुयान के जो रिबेट्स को हटाने की जो उन्होंने विधि बताई, इसका इन्होंने इससे जैव विविधता के साथ तुलना करते हुए बताया कि यदि प्रकृति से जो महत्वपूर्ण प्रजातियों की अगर विलोपन आज जल्दी हो जाता है, यदि महत्वपूर्ण प्रजातियां लुप्त होती हैं तो उसका हमारे पारिस्थितिक तंत्र पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि अनुपयोगी जातियां वहां से लुप्त होती हैं, प्रकृति से लुप्त होती हैं, धीरे धीरे लुप्त होती हैं, तो उसका प्रभाव इतना ज़्यादा प्रदर्शित नहीं होता है। बच्चों, हम लोग जैव विविधता के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, यहाँ पे काफ़ी अध्ययन किया है। इसमें हमने देखा कि जैव विविधता, अब हम लोग देखते हैं कि जैव विविधता की जो हम बात कर रहे थे कि इसमें लगातार क्षति हो रही है, इसके प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं, कि जैव विविधता में जो लगातार क्षति हो रही है ये इसके प्रमुख कारण क्या क्या हैं। बच्चों, यहाँ पर जो प्रमुख कारण आप लोग सब लोग जानते हो कि जो मनुष्यों की जनसंख्या में निरंतर होने वाली जो वृद्धि होती है ये जैव विविधता की क्षति का एक प्रमुख कारण हो रहा है। मनुष्य अपनी लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों का काट रहा है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो यहाँ के प्राकृतिक भाग हैं उनको नष्ट करके अपने संसाधन वहाँ से जुटा रहा है, वहाँ पे घर बना रहा है, फैक्ट्री बना रहा है, जिसके कारण से जैव विविधता का निरंतर ह्रास हो रहा है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि इसका एक प्रमुख कारण है। नंबर दूसरा होता है शिकार। मनुष्य अपने लाभ के लिए निरंतर शिकार करता है। निरंतर शिकार में होता यह है कि मनुष्य खाल के लिए, जंतुओं के सींगों के लिए या अन्य किसी उपयोगी चीज़ के लिए, जैसे हम लोग कछुए के ऊपर का भाग के लिए कछुए का शिकार करते हैं। आज कछुए के अस्तित्व पे खतरा उत्पन्न हो गया है। हाथी दांतों के लिए हाथियों का इतना शिकार किया गया कि आज हाथियों के अस्तित्व पे खतरा उत्पन्न हो गया है, हमें उनके लिए विशेष प्रयास करने पड़ रहे हैं। एशियाटिक जो शेर है उसका इतना अधिक शिकार हुआ कि आज उसके अस्तित्व पे भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। इस तरीके से कुछ सूक्ष्म प्रजातियां भी हैं जिनका जो मनुष्य है जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उनका निरंतर दोहन करता है, जिसके कारण जो जैव विविधता में निरंतर क्षति उत्पन्न होती है। नंबर 3, भोजन के लिए प्रकृति, हम जो ये भोजन के लिए जो शब्द है इसमें आप समझ सकते हो कि प्रकृति हमें खुद स्वतः अपने आप इतना दे देती है कि हमें भोजन के लिए उसका दोहन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, किंतु मनुष्य अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उसका कुछ विशेष तरीके से दोहन करता है। उसमें कुछ इस तरीके से रासायनिक तत्वों का छिड़काव किया जाता है जिसके कारण उसकी उत्पादकता में वृद्धि हो। धीरे धीरे क्या होता है, उन जिस पे हम लोग उसका प्रयोग करते हैं रसायनों, जिससे शुरुआत में तो अधिक फसल प्राप्त कर लेते हैं पर धीरे धीरे उनका अस्तित्व कमजोर होता चला जाता है। नेक्स्ट है जो हमारा विदेशी जातियों के आक्रमण के कारण। बच्चों, हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ विदेशी जातियों का भी अधिग्रहण करते हैं या उनको लाते हैं और उनको सोचते हैं कि इनके द्वारा हमें ज़्यादा अधिक लाभ प्राप्त होगा। जैसे हम लोगों ने क्या किया कि भारतवर्ष में अफ्रीकन कैटल फिश को, जो अफ्रीकन मछली होती है, उसको इस उद्देश्य से लाया गया कि उसका आकार बड़ा होता है और उसका अगर हम यहाँ पर अपने भारत में पालन करेंगे तो उससे उसकी काफ़ी अधिक मात्रा उत्पन्न होगी। किंतु शुरुआत में तो उसका हमें लाभ मिला पर उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि उस अफ्रीकन के जब वो यहाँ के वातावरण में लाई गई, यहाँ के पोखरों में या समुद्र में, यहाँ के जलीय क्षेत्र में उसका प्रभाव दिखा कि उसने यहाँ की जो देशी मछलियाँ थी उनको खाना शुरू कर दिया, जिससे हमारी देसी मछलियों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया। इससे ये विदेशी जातियों के आक्रमण के कारण जैव विविधता प्रभावित होती है। सहविलुप्तता के कारण, सहविलुप्तता का तात्पर्य एक ऐसी है जैसे किसी जीव जाति पे कोई दूसरी जाति वृद्धि कर रही है। जैसे हमने उदाहरण बताया कि एक पेड़ पर कोई दूसरा पेड़, बहुत सारे जीव जाति अगर निवास करते हैं किसी क्षेत्र में, अगर उस वासस्थान को नष्ट कर दिया जाएगा, यदि वो वासस्थान नष्ट हो जाएगा तो वहाँ पाई जाने वाली वनस्पति अपने आप स्वतः नष्ट हो जाएगी। ये हमारा सहविलुप्तता का एक वो होता है। प्रदूषण,
हम लोग देख रहे हैं कि निरंतर प्रदूषण जो होता है जीव जातियों के अस्तित्व पर खतरा बनाए हुए है। निरंतर जो वायु प्रदूषण और जल में घुले हुए रसायन तथा वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार की जो जहरीली गैसें हैं, इनके कारण जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पौधे हों, उनके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हुआ है। औद्योगिकीकरण, तीव्र औद्योगिकीकरण भी प्रदूषण से संबंधित तथ्य है जिसका हम लोग कर सकते हैं। कृषि में कीटनाशकों का लगातार प्रयोग के कारण जो उस पर जब कृषि में लगातार कीटनाशकों का प्रयोग होता है तो जो रसायन होते हैं, जब विभिन्न जीव जातियाँ उनको ग्रहण करती हैं तो उनके अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जो आगे चलकर धीरे धीरे वे नष्ट होती जा रही हैं। प्राकृतिक फसलों को भी उससे लगातार नुकसान हो रहा है। पर ICO ने 2004 में इसके बारे में एक पूरा विश्लेषण प्रस्तुत किया है जिसमें यही बताया गया है कि पिछले 500 वर्षों में लगभग 784 जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। आने वाले 100 वर्षों में यदि यही प्रक्रम जारी रहा, यदि विशेष प्रयास न किए गए तो पृथ्वी की आधी जीव जातियां विलुप्त हो सकती हैं। बच्चों, हम लोगों को जब जैव विविधता इतनी आवश्यक है तो उसके लिए हमें संरक्षण की इसके लिए विशेष आवश्यकता है। इसके लिए इसके प्रमुख कारण क्या है कि हमें जैव विविधता के संरक्षण क्यों आवश्यक है। हम लोग जानते हैं बच्चों कि जैव विविधता, क्योंकि हमें इससे विभिन्न प्रकार की जो वनस्पति है इससे ईंधन प्राप्त होता है, इमारती लकड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं, हम लोग इससे भोजन भी प्राप्त करते हैं, दवाइयों की प्राप्ति भी हमें इस जैव विविधता विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीवों के प्रभाव से मिलती है। हम ये जो हमारी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं ये मृदा में ह्यूमस बनाती हैं जो हमारी अन्य जीव जातियों के उत्पन्न होने के लिए, फसलों के उत्पन्न होने के लिए पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि ये हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन की सबसे अधिक सप्लाई करती है, ऑक्सीजन को बनाती है। इसके कारण वर्षा में बढ़ोतरी होती है। वर्षा जो लगातार वनों का कटाव है इससे वर्षा में कमी हो रही है। अगर जैव संपदा समृद्धशाली होगी तो वर्षा भी बढ़ेगी। इसी कारण मृदा अपरदन में भी कमी आती है। पर्यावरण का संरक्षण होता है और जिसके कारण इसके पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बना रहता है। ये हमारे कुछ इसके संकुचित कारण है, उपयोगी कारण है, नैतिक कारण है। हमारा एक नैतिक दायित्व भी बनता है कि हम इसका संरक्षण करें, क्योंकि ये हमारा जिस जीव जाति ने हमको जिस विविधता से हमको इतना प्राप्त हुआ है उसका संरक्षण करना हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है। इसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने कई विधियाँ बताई हैं, जैसे स्वस्थानीय संरक्षण। जो जाति विलुप्त होने वाली हो उसके उस विशेष क्षेत्र को, उसी क्षेत्र में उसको संरक्षण करने का प्रयास किया जाए, जिसके लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान आदियों का विकास किया गया है। बहुस्थानीय संरक्षण, यदि किसी जाति पे विशेष संकट उत्पन्न हो गया हो तो उनको हम निकाल करके किसी विशेष क्षेत्र में रखें और उस पर उसकी पूरी व्यवस्था दें जिसके कारण उनका संरक्षण हो सके। इसके लिए जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, सफारी पार्क और विभिन्न प्रकार के जूस का निर्माण किया गया है। जीन बैंक की स्थापना करना, जो जीव जाति विलुप्तपन के कगार पर हो यदि हम उसके जीन को निकाल कर उसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है यदि हम उसका संरक्षण कर लेते हैं तो उसको भी भविष्य में उससे हम आगे चल करके अधिक प्रजातियों के उत्पन्न होने का कार्य कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर, जब किसी पौधे के विभिन्न भागों को संरक्षित कर लिया जाता है इसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। इसको भी हम आगे चलकर नई प्रजातियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बात माने। क्रायो प्रिजर्वेशन, जो जीव जाति लगातार नष्ट होने वाली हो उसको यदि हम एक -160 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर उसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं और सब अनुकूल परिस्थितियां आने पर पुनः उसको हम वृद्धि कराते हैं, इसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। इस क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा भी हम संरक्षण आसानी से कर सकते हैं। बच्चों, इस प्रकार से हमने जैव विविधता के बारे में विभिन्न चीज़ों का जो अध्ययन है वो कर लिया। अब आप लोगों के लिए हम एक होमवर्क गृह कार्य के लिए आप कहते हैं कि आप इसलिए जो विभिन्न प्रयास किए गए हैं इस जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए, भारत में बहुत से राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। आप लोग इनको ढूंढिए और ढूंढ करके भारत में पाए जाने कुछ जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और बायोस्फीयर रिजर्व है इनके नाम लिखिए और इसमें संरक्षित होने वाले जीवों को भी बताइए। धन्यवाद।